हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता या स्वाधीनता सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में व्यापक स्तर पर प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई और अब अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार था और एक अलग से मौलिक अधिकार के रूप में भी संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। लेकिन संविधान का व्यापक संशोधन, जो कि 44वें संशोधन के रूप में जाना जाता है, उस संशोधन के तहत इन दोनों को मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर निकालकर एक कानूनी अधिकार के क्षेत्राधिकार में या क्षेत्र में रख दिया गया है। वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सबसे पहली स्वतंत्रता आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक स्वेच्छा के अनुसार या अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आती है। अगला है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन कर सकता है। उसके द्वारा किए गए इन सम्मेलनों में किसी भी रूप में अगर भारतीय क्षेत्र की शांति व व्यवस्था को हानि उत्पन्न होने की संभावना रहती है तो ऐसी स्थिति में इस स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया जा सकता है कि अर्थात यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगला है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को या भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु इस स्वतंत्रता को भी असीमित रूप नहीं दिया गया है। यानी राज्य की शांति एवं व्यवस्था के लिए गैर कानूनी संघ बनाने के जो कार्य अगर नागरिकों के द्वारा किया जाता है तो उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अगला है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी इस व्यक्तियों के घूमने के अधिकार का अगर दुरुपयोग किया जाए, और दुरुपयोग इस अर्थ में किया जाए कि किसी के हित उससे प्रभावित होते हों या अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों में किसी भी तरह का कोई नियंत्रण स्थापित होता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यवसाय चलाने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। अगली आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षित बनाने के लिए या उसके जीवन को संरक्षित करने के लिए यह अनुच्छेद 23 के उपबंध 1 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार के मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेगार पर प्रतिबंध है। बेगार से आशय है कि जोर जबरदस्ती से करवाया गया श्रम
जिसमें कि विधि का उल्लंघन हो उस पर नियंत्रण लगाने का कार्य भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार अगर बाल अधिकार के रूप में माना जा सकता है तो वो है बाल श्रम का निषेध, और अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता भारत में धार्मिक सौहार्द स्थापित करना संविधान के समक्ष एक सबसे व्यापक चुनौती थी, और इस स्थिति को स्थापित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद या ये कहना चाहिए कि भारत चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्वरूप को अपनाए हुआ था, तो इस स्थिति को स्थापित करने के लिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संविधान का स्वयं घोषित कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतःकरण के अनुसार, अपनी स्वयं की स्वेच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारत में दी गई है। और इस संदर्भ में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया है, और धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट का उल्लेख अनुच्छेद 27 में किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 28 में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है। यानी राज्य के द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या शिक्षा संबंधी संस्थाएं, उनमें किसी भी रूप में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य की और सरकार का उत्तरदायित्व है। अब उनके मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में हनन नहीं हो, उनके मौलिक अधिकारों का शोषण नहीं हो, इस रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो इस स्थिति में उनको संरक्षण करने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब इन मौलिक अधिकारों की संरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है।